तो गाइस आज है लास्ट लेक्चर हमारे बायोटेक्नोलॉजी का। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है 3 वीडियोस में। अगर तुमने इससे पहले की 2 नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो देख लो, ठीक है। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो जल्दी से चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो अब आता है हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस पे यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, कहाँ से शुरू होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। फिर क्या करना है, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ होस्ट। फिर करेंगे ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर करेंगे कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल। और फिर करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होता है कि हम लोग जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बाय ऑब्टेनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट। और फिर हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, यानी कि उसको बाकी सेलुलर कंपोनेंट से अलग करेंगे। फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए से क्या लगता है कि हम लोग जो है आइसोलेटेड डीएनए को कट करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग स्पेशल सीजर्स व्हिच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। फिर आता है अपना आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। इसमें अपने को क्या करना है कि इन डीएनए फ्रैगमेंट्स में से अपने को स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए निकालना है जो जरूरी है, अपने को चाहिए, ठीक है। फिर हम अलग से जो अपने को जरूरी वाला डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए था उसको ज्वाइन करेंगे वेक्टर में, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, कंबाइंड डीएनए को, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू होस्ट सेल्स, ठीक है। और फिर हम लोग कल्चर करेंगे होस्ट सेल्स को एट लार्ज स्केल। तो कहानी अपनी शुरू होती है कहाँ से, कहाँ से शुरू होगी कहानी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले स्टेप से ही कहानी शुरू करेंगे, तो हमें शुरू करना है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से, राइट। तो हर लिविंग थिंग्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, राइट, जेनेटिक मटेरियल जिसमें वो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक अस दे हैव अ टाइप नोन एज डीएनए। डीएनए इज इक्वल टू डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डीएनए के साथ काम करने के लिए उसे प्योर होना चाहिए, ठीक है, बाकी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में नहीं होने चाहिए। अब डीएनए सेल्स के अंदर मिलता है और सेल्स के अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो सेल को तोड़ेंगे, राइट। फिर हमें डीएनए को बाकी स्टेप्स के साथ हम लोग रिलीज करेंगे। तो अब हम लोग कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया, सेलुलेज फॉर प्लांट सेल, चिटिनेज फॉर फंगस। और इससे तुम्हारा सेल खुल गया, ठीक है, सेल खुल गया। अब डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है अराउंड प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज हिस्टोन्स, ठीक है। और बाकी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लाइक आरएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो सब मिक्स हो जाते हैं। अब आरएनए को हम लोग रिमूव कर सकते हैं यूजिंग एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज राइबोन्यूक्लियस। और प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटीएज, ठीक है। अब बाकी मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हट जाएंगे। अब अपने पास मिक्सचर का ट्रीटमेंट करने के बाद डीएनए को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, हम लोग डालेंगे ठंडा इथेनॉल, राइट। कोल्ड इथेनॉल डालने से डीएनए मॉलिक्यूल सारे एक साथ आ जाते हैं और वो फाइन फाइन थ्रेड्स बना देते हैं लिक्विड में, ठीक है, जिससे वो विजिबल आ जाता है अलग से, उसको फिर हम रिमूव कर सकते हैं। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। प्योर डीएनए चाहिए, सेल को ओपन करेंगे, एंजाइम जो है ब्रेक करने में सेल को हेल्प करेगी और फिर वो रिमूव कर देगी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को। डीएनए फॉर्म करेगा थ्रेड्स को, जब हम उसे ठीक से ट्रीट करेंगे विद क्या, कोल्ड इथेनॉल, एंड वो अपने को फिर विजिबल हो जाएगा मिक्सचर में। फिर हम उसे हटा देंगे। ये था अपना स्टेप 1 कंप्लीटेड। नाउ स्टेप 2 क्या था अपना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने को डीएनए के फ्रैगमेंट्स कट करने थे, है ना। तो डीएनए के साथ काम करने के लिए अपने को एंजाइम यूज करना पड़ता है, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पर्टिकुलरली यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी यूज कर सकते हैं ना, कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक प्लेसेस। जो हमने प्यूरिफाइड डीएनए था उसको हमने साथ में रखा विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, जो एंजाइम को चाहिए वैसे से, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चेक करने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कितना काम कर लिया, ठीक है, कटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए हमने यूज किया है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो जो है पॉजिटिव साइड यानी कि एनोड की तरफ चला जाता है। तो ये हमें हेल्प करता है चेक करने में कि हाउ द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर चेंजिंग। अब हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन करेंगे? टू पुट डिफरेंट डीएनए पीसेस टुगेदर वी विल गो थ्रू सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट वी विल कट द डीएनए। कौन सा डीएनए? मेन डीएनए, पहला सोर्स डीएनए और फिर वेक्टर डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद है ना? और फिर क्या करेंगे? हम उस पीस को निकालेंगे जिसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है सोर्स डीएनए में से, और फिर उसको मिक्स कर देंगे विद द कट वेक्टर। फिर हम ऐड करते हैं एंजाइम विच इज नोन एज लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? लाइगेज का काम है टू एक्ट एज ग्लू, और फिर वो ज्वाइन कर देगा किसको? पीसेस को एक साथ, राइट? फिर क्या होगा? रिजल्टेंट जो है वो अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। जब पीसेस एक साथ ग्लूड टुगेदर हो सकते हैं तो दे विल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए जो है इसके पास अब है जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए कंबाइंड विद द वेक्टर डीएनए, राइट? सिंपल टर्म्स हमने क्या किया? हमने एंजाइम यूज किया टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस। फिर हमने रिएक्टर ऑफ फॉरेसिस को यूज किया टू चेक करने के लिए कि कटिंग चल कैसी रही है। फिर हमने डीएनए पीसेस को कंबाइन करने के लिए हमने सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को काट दिया। किससे काटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर उनको ग्लू टुगेदर कर दिया विथ लाइगेज, राइट? फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने बना दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो इसका हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है अपना पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, एक तुमने आरटी-पीसीआर भी सुना होगा जो कोरोना में हुआ था, राइट? वो डिफरेंट है, वो ये सेम नहीं होता है। इसी का लाइक मॉडिफिकेशन है वो, बस इतना जानो। तो पीसीआर जो एक टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है टू मेक एज मेनी कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए का पीस। ठीक है, ये डीएनए की कॉपिंग मशीन की जैसा है जिसको हम लोग लैब में यूज करते हैं। ये काम कैसे करेगा मैं तो बताती हूँ, देखो। अब हमें क्या करना है? एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए लेना है जिसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का? अब हम इसको मिक्स करेंगे विथ स्पेशल टूल्स। ठीक है, जिनको हम कहते हैं टाइनी पीसेस, जो होते हैं प्राइमर्स, जो मैच करते हैं विद द डीएनए वी वांट टू कॉपी। और एक एंजाइम डालते हैं विच इज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ये हेल्प करता है बिल्ड करने में न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को, राइट? अब क्या होता है ना आगे जा करके कि हम लोग जो है सबको एक रिएक्शन मिक्स में डाल देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रीड करता है ओरिजिनल डीएनए को और शुरू करता है बनाना उसका कॉपी बाय एडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? पजल के पीसेज है, राइट? मतलब ऑब्वियसली पजल के पीसेज नहीं है, पता है तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पर यहाँ पे वो पजल के पीसेज जैसा है। तो अब होगा क्या? हमें जो है मिक्स करना है, इस हीट अप करते हैं इस मिक्स को टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स, और फिर उसको ठंडा होने देते हैं ताकि प्राइमर जो है डीएनए पे स्टिक कर जाए। तब हम लोग डालते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो ऐड करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को टू मेक द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ये हीटिंग और कूलिंग बार बार रिपीट होती है एंड ईच टाइम मोर एंड मोर कॉपीज ऑफ द डीएनए आर मेड, राइट? तो यहाँ पे हुआ क्या? एम्प्लीफिकेशन हुआ, है ना? बार बार रिपीट करें तो बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज मिल गई अपने को फ्रॉम जस्ट अ टाइनी पीस ऑफ स्टार्टिंग डीएनए। स्पेशलाइज्ड एंजाइम थे यहाँ पे। जो हमने एंजाइम यूज किया था डीएनए पॉलीमरेज, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें हीट करना है मिक्सचर को टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स। जो हम यहाँ पे एंजाइम यूज कर रहे हैं इट इज टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, फिर हम उस कॉपीड डीएनए का यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। वन कॉमन यूज उसका होगा कि हम उस कॉपीड डीएनए को वेक्टर में डाल दें फॉर क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग जैसे हमने पहले डिस्कस की थी वैसे ही क्लोनिंग चल रही है। पीसीआर में ना 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ये जो है तुम्हारा पीवाईक्यू रह चुका है। ऑर्डर वाइज कैसा है इसका? तो ये डे है तुम्हारा, DAE, डे। ठीक है, ऐसे तुम ऑर्डर याद कर लो। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। क्या समझे तुम डीनेचुरेशन से? एक बारी वर्ड का ध्यान दो, ठीक है? डीनेचुरेशन, क्या लग रहा है क्या हुआ डीनेचुरेशन में? डीनेचुरेशन में हमने सोल्यूशन को हीट किया, ठीक है? हीट कर रहे हैं ना?
कितने टेम्परेचर तक? 94 डिग्री सेल्सियस मान के चलो। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर हुआ तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना बच्चे, ये टूट गए। अब ये टूट गए तो ये दूर दूर आ गए ना तुम्हारे। देखो, पहले ये चिपका हुआ था डीएनए का स्टैंड, अब टूट गया। राइट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो अब हमें मिल गया है क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट, डीनेचुरेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट हमारा अनीलिंग। अनीलिंग में क्या है कि हम लोग जो है उसको ठंडा होने देंगे, कितने टेम्परेचर तक? 50 से 60 डिग्री पे। ठीक है, फिर हम उसको ऐसे ही रहने देंगे बस 1 मिनट के राउंड के लिए। इतने में प्राइमर जो होते हैं, ठीक है, वो बाइंड कर जाते हैं। देखो प्राइमर दिख रहा है तुम्हें, ये प्राइमर बाइंड कर गया कहाँ पे? टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स। राइट, फिर क्या होगा? अब जो सैंपल है उसको हम हीट करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस तक कुछ देर के लिए। जितने टाइम में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज जो है ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स टू द प्राइमर, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रैंड जो है डीएनए का सिंथेसाइज हो जाता है यूजिंग ओनली द टेम्पलेट सीक्वेंस दैट बाइंड्स द प्राइमर। तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइमर कौन सा था? डीएनए वाला ही था, ऑब्वियसली। राइट, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसको हम लोग बार बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डीएनए का जो है बहुत बार एम्प्लीफिकेशन हो चुका होगा। इसी के साथ हमने ये कर लिया है स्टेप नंबर 3 भी। ठीक है, थर्ड स्टेप भी डन। अब ये ऊपर का पार्ट तो डन है, तो अपने को नीचे वाले से शुरू करना है। क्या चल रहा है यहाँ पे? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट तरीके होते हैं टू पुट द कंबाइंड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि वो जो है नए डीएनए को ले सके। प्रिपेयर्ड होना, कॉम्पिटेंट होना, सेम बात है। ठीक है, तो अब देखो, हमें पहले जो है रेसिपिएंट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना होता है, यानी कि वो जो है रेडी है रिसीव करने को न्यू डीएनए को। ये सेल्स जो होते हैं दे आर ट्रीटेड इन अ वे दैट अलाउज देम टू टेक अप डीएनए फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अब हम क्या करते हैं? इमेजिन करो हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसके पास एक जीन है जो रेजिस्टेंस देती है टू एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एग्जांपल यहाँ पे रखा है एम्पीसिलिन। ठीक है, अब अगर हम इस डीएनए को डालते हैं इकोलाई के सेल्स में, तो वो जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू सेल्स जो रेजिस्ट कर सकते हैं एम्पीसिलिन को। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है? हमें जो है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को डालना है प्लेट्स पे। ठीक है, जिनमें एम्पीसिलिन है, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट्स मर जाएंगे। क्यों मरे? क्योंकि इकोलाई में बताया था ना कि ऑलरेडी जो है प्रेजेंट नहीं होती एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगर हमने डाली तो आ जाएगी। राइट, तो इसलिए अगर जो ट्रांसफॉर्म्ड है यहाँ पे, वो ट्रांसफॉर्म्ड वाले कौन से हैं? जिनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, तो वो तो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक पे ग्रो कर जाएंगे। जो अनट्रांसफॉर्म्ड है उनके पास नहीं है रेजिस्टेंस, तो वो कैसे ग्रो करेंगे? तो वो बेचारे मर जाएंगे। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट किया। राइट, सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए ढूंढने में हेल्प कर देता है। ठीक है, ये तो बेचारा रिपीट ही था टॉपिक, इसमें कुछ नया नहीं लगा तुम्हें मेरे ख्याल से। अब अपना पॉइंट 4 भी डन है। पॉइंट 4 डन। पॉइंट 5 पे आते हैं। तो हमें अब करना क्या है ना, देखो, हमें जो है फॉरेन डीएनए को डालना है होस्ट सेल में यूजिंग अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम उस डीएनए को कॉपी होने देंगे बार 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 बार। अपना गोल क्या है मोस्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का? कि हम बनाए यूजफुल प्रोटीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ डीएनए होना काफी नहीं है, उसको काम भी करना चाहिए ना। राइट, तो अब एक्सप्रेस करना है जीन्स को ताकि फॉरेन डीएनए चले। वी नीड टू एक्टिवेट इट। इसको हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ कि फॉरेन डीएनए जो है एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन। राइट, और इसमें बहुत सारे टेक्निकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे किस बात करनी है अपने को? बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। राइट, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हमें जो है बहुत सारा प्रोटीन बनाना है तो वी हैव टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, तो ग्रोइंग सेल्स इन अ स्मॉल लैब नहीं काम चलेगा उससे। वी हैव टू ग्रो सेल्स इन अ कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, कल्चर यानी कि जहाँ पे फ्रेश न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं और जो यूज्ड वाले हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेश कल्चर की बात करें तो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं, यूज्ड वाले रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, ये जो है सेल्स को एक्टिवली प्रोड्यूसिंग रखता है।
अब हमारा पॉइंट आता है, देखो मैं एग्जैक्ट वर्ड से लेके नहीं चल रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड्स आता है बायोरिएक्टर्स का। ठीक है, बायोरिएक्टर्स, ताकि हम और प्रोटीन बनाए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, राइट। बायोरिएक्टर्स जो होते हैं तुम्हारे, ये लार्ज वेसल्स होते हैं जहाँ पे सेल्स ग्रो करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द प्रोटीन। ठीक है, बायोरिएक्टर्स क्रिएट द बेस्ट कंडीशंस फॉर cells to grow and make the protein, including temperature, pH, nutrients, and oxygen. Now we have stirred type, देखो स्टरिंग टाइप का बायोरिएक्टर। ये क्या होता है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है। ये बड़े बड़े टैंक्स की तरह होता है जिसमें स्टरिंग सिस्टम होता है। स्टरर जो होता है सब कुछ इवनली मिक्स कर देता है। इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड मेंटेन्स द ऑप्टिमल कंडीशन। ये जो होता है सिम्टम्स होते हैं, दे हैव कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑल्सो, पीएच भी होता है और फॉर्म भी बनता है। और साथ साथ पोर्ट्स भी होते हैं जिसमें हम स्मॉल स्मॉल सैंपल्स लेके चेक करते रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल से शब्दों में बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, जब हम डीएनए को, फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल्स में डालते हैं, तो वी नीड टू मेक इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन। फिर ताकि हम बहुत सारे प्रोटीन्स बना पाए, वी हैव टू ग्रो सेल्स इन अ बिगर सेटअप्स कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स जो हैं क्रिएट करते हैं बेस्ट कंडीशंस फॉर सेल्स टू वर्क विद स्टरिंग, टेम्परेचर कंट्रोल एंड मोर। जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं, दे आर कॉमन लाइक बिग टैंक्स विद मिक्सिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सब जो होता है हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में यूजफुल प्रोटीन्स को इन लार्जर क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है किसका, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का। ठीक है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो जब प्रोटीन बन जाते हैं ना यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसको इमिडिएटली हम लोग रेडी टू यूज नहीं रखते हैं। उसमें थोड़े से और स्टेप्स चाहिए होते हैं ताकि वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए। तो पहले क्या करना है, अपने को प्रोटीन को सेपरेट करना है फ्रॉम ऑल द अदर स्टफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये क्लीनिंग अप प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इट्स लाइक क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टू गेट द प्रोटीन ऑन इट्स ओन। अब जब प्रोटीन क्लीन हो जाए, तो वी हैव टू मिक्स इट विद अदर थिंग्स लाइक प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो स्टेबल रहे और सेफ रहे। इसको हम कहते हैं, मिक्सचर को कहते हैं फॉर्म्यूलेशन। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट लाइक विद ड्रग्स, जैसे ड्रग्स का नहीं होता है, प्रोटीन फॉर्मुलेशन को भी केयरफुल टेस्टिंग करनी पड़ती है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं टू मेक श्योर कि वो इफेक्टिव है और सेफ है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। फिर हर बैच ऑफ फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं टू मेक श्योर इट मीट्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये होता है ताकि हम इंश्योर करें कि ईच प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। फिर ये जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चे, ये मेक आफ्टर मेकिंग द प्रोटीन दे कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मेड। हर प्रोडक्ट का अपना डिफरेंट नीड फॉर सेपरेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में प्रोटीन बनाने के बाद उसको खत्म, मतलब एकदम और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए और स्टेप्स होते हैं। प्रोटीन को अपने को सेपरेट करना होता है फ्रॉम अदर थिंग्स एंड प्योरीफाई करना होता है उसको। फिर उसको हम प्रिजर्वेटिव के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसको हम ट्रायल्स करते हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, हर बैच ऑफ प्रोडक्ट को केयरफुली चेक किया जाता है टू मेक श्योर कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ टर्म्स दिए, इन पर उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा तुम्हारे पास लिखित ज्ञान हो जाएगा, राइट। अब देखो, तुम अगर क्वेश्चन आंसर पे जाओगे तो तुम्हें ब्रीफली डिस्क्राइब करने को आता है कुछ चीजों को, राइट। पहला है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जहां क्या होता है, एट विच रेप्लिकेशन गेट्स इनिशिएटेड इन अ प्लाज्मिड। ठीक है, अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं, एट विच रेप्लिकेशन gets initiated in a plasmid, राइट। ये और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। अब नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का अपने को क्या पता है, ये लार्ज वेसल होता है। इट इज अ लार्ज वेसल containing raw materials, containing raw materials
to be converted into specific products. To be converted into specific products. Right? स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स किससे? स्पेसिफिक माइक्रोब से, ताकि हमें जीन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए ऑन लार्ज स्केल। और हम लोग क्या देते हैं? ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, राइट? फिर अपने को वर्ड मिलता है कौन सा? डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो अब डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का क्या है? ये जो होते हैं तुम्हारे, इट इज अ कलेक्टिव टर्म विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन। कलेक्टिव टर्म लिखना है, कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? जो कब होता है? आफ्टर द बायोसिंथेसिस का स्टेज, और बिफोर द प्रोडक्ट, एंड बिफोर द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। इसके बाद अपना आता है पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है? इट एंश्योर्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। एंश्योर्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स। ठीक है? कैसे होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे होता है? क्या यूज होता है इसमें? दो सेट ऑफ प्राइमर्स, एंजाइम कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। इसमें तीन मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं? डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? दे सर्व एज केमिकल नाइफ्स टू कट जीन्स इनटू डिफाइंड फ्रैगमेंट्स। ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियस को। वो तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है लेकिन। ठीक है? इसके अलावा अपने पास है चिटिनेस। चिटिनेस क्यों यूज होता है? इट इज अ क्लास ऑफ एंजाइम। किस लिए यूज होता है? फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम कौन से सेल्स? फंगल सेल्स। ठीक है? अब अपने पास यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट करने का भी है, डिस्टिंग्विश करने का। प्लास्मिड डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। प्लास्मिड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोमल डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। प्लाज्मिड में रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मेन जीनोम। क्रोमोसोमल में दे रेप्लिकेट विद द जीनोम। प्लाज्मिड डीएनए में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए में दोनों प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मिड डीएनए में कोई भी जीन नहीं होता ऐसा जो वाइटल हो फॉर सेल, वेरास क्रोमोसोमल डीएनए में होता है। फिर अपने पास है आरएनए डीएनए के बीच का डिफरेंस, यार इतना तुम्हें आता ही होगा। ठीक है? नहीं आता तो जब हम क्लास 11 का पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बार कर लेंगे। फिर आपके पास एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। राइट? तो ये हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। मैं तुम्हें ना कुछ पॉइंट्स दे दूंगी जो इस चैप्टर के लाइक समरी पॉइंट्स है, बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स है लेकिन वो। ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही खुद से एक बारी। तो मैं तुम्हें वो पॉइंट्स दे दूंगी। इसके अलावा होमवर्क तो आज कुछ है नहीं, चैप्टर रीड कर लेना और तुम्हारा ये काम हो गया। ऑल्सो मैं क्वेश्चन के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर रही हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हें जितने क्वेश्चन आ रहे हो इस चैप्टर से, मेरे बताने के बाद, मैंने जितना बता दिया उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम सबके सब नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर देना। राइट? और उसके मैं तुम्हें आंसर दे दूंगी। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, होपफुली तुम्हें ये चैप्टर क्लियर हो गया।